हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग टेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस है सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड बुक में भी 3 ही चैप्टर आ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये आज में बेसिकली जो आज़ादी से लेकर देश में जितनी भी प्रॉब्लम थी आज़ादी के बाद, जो भी माइग्रेशन की प्रॉब्लम आए, रिफ्यूजी की प्रॉब्लम आए, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे। आई होप सभी बच्चों ने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया होगा क्योंकि 3 ही चैप्टर्स थे। तो आज से हम लोग सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके तीनों चैप्टर जो बहुत जल्दी आपको एमसीक्यू अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें हर बच्चा खुद को इवेल्यूट कर सकता है कि जो भी वो प्रिपेयर कर रहा है, जो भी चैप्टर वो कंप्लीट कर रहा है, क्या वो ठीक से कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, खुद को टेस्ट देंगे, तो ही आपको समझ में आएगा आप कितने पानी में है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से चल रही है। तो इसीलिए बहुत जल्दी हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो पहले हमारा जो टारगेट है फटाफट जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने का। तो इसके बाद हमारे से 2 चैप्टर बच जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, बुक सेकंड, चैप्टर फर्स्ट। सबसे फर्स्ट और पहला ही क्वेश्चन है जो कि हर एक भारत के नागरिक को पता ही होगा कि हमको आजादी कब मिली। ये जो दिन था हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें जो आजादी मिली वो 190 सालों की गुलामी के बाद मिली। सभी को पता है कि भारत में जो ब्रिटिश का राज स्टार्ट हुआ था बैटल ऑफ प्लासी से हुआ था, जिसमें 1757 में 1757 में अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन करना स्टार्ट किया था। पूरे 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। जब 1857 में क्रांति हुई थी, सबको पता है, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। हालांकि वो सफल नहीं हो सकी थी, लेकिन फिर भी पहली बार किसी ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, सोचा था। हालांकि उसके 90 साल के बाद 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल गया था। तो 1857 के बाद पिक्चर थोड़ा चेंज हो गया था। अब जो वहां की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, वो खुद डायरेक्ट क्राउन यानी कि शासन स्टार्ट हो गया। तो 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, 90 साल क्राउन के द्वारा रूल किया गया। और तब जाके 190 सालों के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद, कितने क्रांतिकारियों ने, कितने महान नेताओं ने अपने बलिदान दिए, तब जाकर हमको ये हिस्टोरिकल मूवमेंट मिला। तो ये जो दिन है, डेट है, वो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक भारत के नागरिक को पता ही होगा, चाहे आपने चैप्टर रीड किया हो चाहे ना किया हो, कि भारत को आजादी कब मिली। सबको पता है कि वो जो ग्रेट डे था, वो महान दिवस हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो इसका आंसर मुझे लगता है किसी को ऑप्शन देखने की भी जरूरत है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, 1947, 1949, 1952 और 1962। तो सही आंसर क्या है इसका? 1947। हर एक बच्चे को ये आजादी का मतलब भी पता है और उसका डेट भी पता है, कितने संघर्षों के बाद ये दिन देखने को हमें नसीब हुआ था। नेक्स्ट है कि 3 मेन चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, अब भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन अभी जो समस्याएं थी वो सॉल्व नहीं हुई थी। क्योंकि अब भारत को जिस टाइम पे आजादी मिली, उस टाइम पे अगर हम बात करें तो भारत के अंदर की भी सिचुएशन, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलग था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसीलिए कहते हैं कि आजाद तो भारत हो गया था, लेकिन अब आजाद भारत के आगे 3 मेन चैलेंजेस कौन से थे? वैसे तो बहुत समस्याएं थी, बहुत सारे मतलब काम करने थे, लेकिन 3 मुख्य जो चैलेंजेस थे वो कौन कौन से थे? तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि यूनाइटेड नेशन देश को एक साथ बांध के रखा जाए, क्योंकि देश के आपको पता है आजादी के साथ हमको जो पार्टीशन है वो भी मिला था कि इंडिया और पाकिस्तान 2 भागों में बट गए थे। अब हमारे सामने क्या चैलेंजेस था कि अब जो भारत हमें मिला उसको किस तरह से एक सूत्र में एक यूनाइट करके रखा। दूसरा, स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बहाल किया जाए, क्योंकि आजादी से पहले हमारे जो नेता थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब देश में आजादी मिल जाएगी तो हम जो लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर आएंगे। तो सेकंड चैलेंज क्या था कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना था, और ये बहुत मुश्किल था भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि आज तक तो अगर हम बात करें कि 1947 तक इंडिपेंडेंसी डेमोक्रेसी उन्हीं देशों में सक्सेस थी जहां पर जो सिचुएशन थे भारत से बिल्कुल अलग थे। यानी कि भारत में आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन डेमोक्रेसी उन देशों में सक्सेस थी जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल में थे, लोग पढ़े लिखे थे, लोग डेवलप थे। लेकिन भारत की जो परिस्थिति थी बिल्कुल ही अलग थी। भारत विशाल जनसंख्या वाला देश था, वहां पे जो लोग थे बहुत इलिटरेट थे। हमने देखा आजादी के टाइम केवल 16% लोग पढ़े लिखे थे, उसमें जो फीमेल लिटरेसी रेट तो और भी ज्यादा कम था। उसके बाद हमने देखा कि भारत में जो धर्म के अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग जाति के लोग रहते थे। तो ऐसे में कैसे भारत को एक सूत्र में बांध के रखा जाए। तीसरा कि डेवलपमेंट, तेजी से विकास किया जाए। विकास का एक ऐसा मॉडल होना चाहिए ताकि सभी को विकास का लाभ मिल सके।
ये 3 मेन चैलेंजेस हमारे भारत के सामने थे, इंडिपेंडेंट भारत के सामने। तो पहले तो मैं ये ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हमें क्या डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी थी, दूसरा हमें लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना था, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इसको इंक्रीज करना था। क्या सही सेकंड ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन दे रखा है वही देश को एक सूत्र में बांध के रखना था, यूनाइटेड द नेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंट्रोल पॉपुलेशन, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो फर्स्ट आंसर है जिसमें हमें 3 मेन चैलेंजेस थे कि अपने देश को कैसे एक सूत्र में बांध कर रखा जाए, यूनाइटेड नेशन, डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश किया जाए सक्सेसफुली, और तीसरा डेवलपमेंट। तो ये जो इसका ऑप्शन है ए, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 3 जो थे वो इंडिपेंडेंट भारत के आगे चैलेंजेस थे। नेक्स्ट है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिखा पर मैं बता देती हूँ। जैसे आपका चैप्टर पहले स्टार्ट होता है तो फर्स्ट पेज पे है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये जो भाषण है वो किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया? 14-15 अगस्त की मिडनाइट को जब भारत में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई थी, और उस टाइम पे आपको पता है चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये भाषण दिया गया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये एक नंबर में आपको याद रखना है, जो मैंने अभी नहीं लिखे, बट आप लोग अपनी कॉपी में, जो भी बच्चा देख रहे हैं इस वीडियो को, वहां पर अपनी कॉपी में लिख ले। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी जिन जिन बच्चों ने प्री बोर्ड्स दिए थे, दूसरे एग्जाम्स हुए थे, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया था। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। देखिए, कहने को तो बहुत आसान था कि ठीक है कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग बांट दिया जाएगा, और बांटने का जो आधार था वो धर्म था, रिलीजियस था। तो ये डिसाइड हुआ था कि भारत में जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है उसको भारत से काटकर अलग करके उसे क्या बना दिया जाएगा? पाकिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन ये कहने में जितना आसान था, प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब देखा गया तो ऐसा कोई एरिया ही नहीं था केवल जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी लोग रहते हो। तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टीज थी। दूसरी डिफिकल्टी ये थी कि बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी तो थी, लेकिन वो लोग पाकिस्तान से मिलना ही नहीं चाहते थे। तीसरी समस्या क्या थी? भारत केवल हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म के लोगों का देश नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे माइनॉरिटीज रहते थे, जैसे सिख रहते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ज्यूज, सभी लोग भारत में मिलकर रहते। तो बाकी जो माइनॉरिटीज है वो कहाँ पर रहेंगे? क्या वो इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे? उनको कैसे देखा जाएगा? तो ये सारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ 2 ऐसे प्रोविंस थे जिनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया था। तो इनमें याद रखना है कि बंगाल और पंजाब। तो ये जो बेसिकली पूछ रहा है कि जब पार्टीशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन जब कर रहे थे तब किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो पहला है, देयर इज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। भारत में कोई ऐसा एक सिंगल एरिया ही नहीं था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी हो, मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन हो। इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरा कि ऑल मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। आपने देखा गफ्फार अब्दुल खान, उन्होंने क्या था, मना किया था कि लेकिन क्या कर सकते हैं, सभी के चीज बातों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। जब हम बड़े बड़े फैसले लेते हैं तो कुछ लोगों के जो वॉइस होते हैं उनको दबाना पड़ता है। तो उसमें से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता थे गफ्फार अब्दुल खान, उनकी बातों को नहीं सुना गया। वो बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उस एरिया को पाकिस्तान में मिलाया गया था। तीसरा, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत में और भी हिंदू मुस्लिम के अलावा भी बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उनको किस तरह से देखा जाए। और चौथा है कि ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कि सारे ही समस्या का सामना करना पड़ा जब पार्टीशन का प्रोसेस किया जा रहा था। ये चीज जितने कहने में आसान थी, जब रियल में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। नेक्स्ट है कि 1951 में टोटल पॉपुलेशन डैश मुस्लिम इन इंडिया। अब ठीक है, देश को 2 भागों में बांट दिया गया, पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ऐसा कोई एरिया नहीं था जहाँ पे केवल मुस्लिम लोग रहते हो। ये बंटवारा हो गया। जब 1951 में जब देखा गया तो टोटल पॉपुलेशन का अभी भी जो कितने परसेंट, 12% जो लोग थे उनकी आबादी मुस्लिम आबादी थी। तो अब उनको ये डर था कि उनको कैसे देखा जाएगा, क्या उनको जो भी यहाँ के हिंदूज हैं उनकी तरह उनको अधिकार मिलेंगे, या उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होगा, या उनके साथ अत्याचार होगा। तो अपने आप को मुस्लिम देख रहे थे कि उनको किस तरह से अधिकार दिया जाएगा। बट हमारे देश के जो नेता है उन्होंने कहा था, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है कि भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे जो राज्य है, जो स्टेट है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, कोई उनका ऑफिशियल रिलीजियस नहीं है। यहाँ पे हर एक रिलीजियस धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है। इसीलिए आप देखते हो जब हिंदू के फेस्टिवल आते हैं तो भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपको बधाई देते हैं, ऑफिशियली छुट्टी होती है। लेकिन जब मुस्लिम के फेस्टिवल होते हैं, ईद होते हैं या मुहर्रम होते हैं, उसको भी छुट्टी होती है, बधाई देश के नाम दिया जाता है।
चाहे क्रिसमस हो, चाहे बुद्ध पूर्णिमा हो। तो ये आपको क्या दिखाता है कि भारत जो है एक सेकुलर देश है, यहाँ पे हर एक धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है और कोई अपना ऑफिशियल धर्म नहीं है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे देश में जिनका ऑफिशियल रिलीजियस है, पर भारत का ऐसा ऑफिशियल रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 1951 में टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम की कितनी थी इंडिया के अंदर, या 15%, 12%, 20% या 25%। तो इसका करेक्ट आंसर है कि 12% मुस्लिम थे, लेकिन आज संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। द कम्युनल जोन एक्सक्लूड, फिर आपने देखा कि जब आजादी हो रही थी, जब पार्टीशन की बात चल रही थी, तो देश में बहुत बड़े दंगे हो गए थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम को मारे थे, मुस्लिम हिंदू को मारे थे, दोनों ही जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी लोग थे वहां पे सिख और हिंदू जाने से डरने लगे, जहाँ पे सिख और हिंदू मेजोरिटी लोग थे वहां पे मुस्लिम जाने लगे। जहाँ पे आजादी के लिए दोनों ने साथ लड़े, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगे, लेकिन आज जो है धर्म के नाम पे एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। तो आपको पता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे जगह थे जो कम्युनल जोन बन गए थे, जहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हिंसा बहुत ज्यादा हुए थे। इसमें से पूछ रहे कि इन चारों में से कौन सा ऐसी स्टेट है जहाँ पे ये कम्युनल जोन नहीं बना था। तो लाहौर बना था, अमृतसर वो भी बना था, कोलकाता ये भी बना था, जम्मू एंड कश्मीर कम्युनल जोन नहीं बने थे। आपके एनसीईआरटी बुक में पूरा ये दे रखा है, ये तीनों कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि कम्युनल जोन कौन से बने थे। तो याद रखना आपको लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ये तीन ऐसे स्टेट थे जहां पे सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारा गया था। नेक्स्ट है हु किल्ड महात्मा गांधी। हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देश को आजाद कराने में, देश के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया। लेकिन किस तरह से उनकी जो हत्या कर दी गई थी, तो हत्या किसने किया था? क्या नाथूराम गॉडसे ने किया था? उसका फुल नाम नाथूराम विनायक गॉडसे है। मनीलाल गॉडसे ने किया, अनिल कुमार ने किया, ये नन ऑफ द अबव। तो नाथूराम गॉडसे। फिर है गांधी जी की जो हत्या है वो किस दिन की गई? तो आज का जो चार ऑप्शन दे रखा है, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को, 30 जून 1947 को, 30 अप्रैल 1950 को। देखिए हम सभी को पता है जब आजादी हो गई और देश के दो टुकड़े कर दिए गए, तो गांधी जी जो बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि जीवन भर उनके जो प्रिंसिपल थे सत्य और अहिंसा थे, वो हमेशा ट्रुथ और नॉन वायलेंस को लेकर चले थे। लेकिन आज अपने आंखों के सामने वो इतना वायलेंस देख रहे कि एक धर्म दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता, उनका मन बहुत दुखी हुआ। और इसीलिए जब आजाद हुई, बड़े बड़े फंक्शन हो रहे थे, किसी भी फंक्शन में गांधी जी ने डिसाइड किया वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो लोगों से मिल रहे थे, धर्म के लोगों को समझा रहे थे कि ये जो आप लोग दंगे कर रहे हैं उसको बंद कीजिए, और वो इस बात से काफी नाराज थे, दुखी थे। लेकिन कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ऐसा लग रहा था कि गांधी जी जो है मुस्लिम के फेवर में है, उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके कारण आपको पता है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 में। इसका आंसर क्या है? 1948। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट बिफोर द इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले कितने प्रिंसली स्टेट थे? आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। पूरा जो भारत था उसको दो भागों में डिवाइड किया था। प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे राजे रजवाड़े रूल कर रहे थे, और एक कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे ब्रिटिशर डायरेक्ट रूल कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट में भी ऐसा नहीं है कि प्रिंस ही वहां पे रूल कर रहे थे या दूसरे राजे रूल कर रहे थे, वो मतलब इंटरनल उनको ऑटोनॉमी थी, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया हुआ था। ठीक है, जब चाहे ब्रिटिश सरकार उन पर कोई भी रूल लगा सकती थी, बट वहां पे वो इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे, उसे प्रिंसली स्टेट कहा गया। और जहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल कर रहे थे उनको क्या कहा गया? ब्रिटिश प्रोविजन कहा गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ मैनी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे जो है बेसिकली इंडिपेंडेंस से पहले कितने प्रिंसली स्टेट थे? तो 565। नेक्स्ट है कि विच स्टेट फर्स्टली डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। आपको पता है कि जब आजादी हो गई, डिक्लेयर हो गया कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तो अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने कहा ठीक है, आज से क्या है कि भारत आजाद है, और साथ ही साथ जितने भी प्रिंसली स्टेट है उसको भी इंडिपेंडेंस मिल गई, वो भी आजाद है। और अब वो उनकी चॉइस है कि वो किसके साथ, इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, या अगर चाहे तो खुद का अपना इंडिपेंडेंट देश भी रख सकती है। अब जब ऐसे में आपने किसी को ऑप्शन दे दिया कि भाई आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, तो सीधी सी बात है ज्यादातर लोग उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए तो पहले ही भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब उसमें भी इतने सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, अभी आपने देखा कि 565 प्रिंसली स्टेट थे। तो ऐसे में जो नेहरू जी या दूसरे नेताओं ने सपना देखा था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे, तो देश में कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया जाए, कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे एक जैसी करेंसी होगी, कैसे यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो देश में जो थी समस्या कितनी गंभीर थी,
तो ऐसा क्या कह रहा है कि आजादी के बाद सबसे पहले किस स्टेट ने अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिया कि भैया मैं किसी के साथ मर्ज नहीं होना चाहता, ना मैं हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहता हूँ, ना मैं पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट अपना एक देश चाहता हूँ। तो उसका नाम है, ठीक है, ट्रेवनकोर। ठीक है, तो ये रखना, ट्रेवनकोर जो थे इन्होंने सबसे पहले अपने को डिक्लेयर किया था। बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे, बच्चों को लगता है हैदराबाद, हैदराबाद नहीं था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू इंटीग्रेट प्रिंसली स्टेट, कि प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में, एकीकरण करने में किस नेताओं ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, यानी कि पूरा जो क्रेडिट है वो प्रिंसली स्टेट को मिलाने में। आज अगर भारत एक साथ है, एकजुट है, यूनाइटेड है, तो उसका सारा क्रेडिट जो है हमारे देश के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको जाता है। जिसका आंसर है किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या नन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सारे अच्छे काम जो है महात्मा गांधी के द्वारा किए गए, तो शायद उन्होंने ही काम किया होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो काम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, इनको याद रखना। जो भी एडिट मटेरियल है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, कश्मीर है, उसके बारे में सेपरेट में वीडियोस बनाऊंगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। बाकी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर सेपरेट वीडियोस भी लेके आ रहे हैं, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन उनकी पूरे लाइफ के बारे में, उनके जो भी देश के कंट्रीब्यूशन के बारे में, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे, क्या क्या उनको टाइटल्स मिले थे, वो सारे चीजों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि डैश वर द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट में सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा था, मणिपुर, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है कि निजाम पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज, निजाम का जो पैरामिलिट्री फोर्स था उसे किस नाम से जाना जाता है, रजाकार, नाइट, कैप्टन, नन। तो इसका आंसर है रजाकार। नेक्स्ट है द स्टेट विच वो डायरेक्टली कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल, जो स्टेट, जो एरिया डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश इंडियन, प्रिंसली स्टेट, किंग स्टेट, फॉरेन लाइन। उसे जानते हैं ब्रिटिश इंडियन के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना, मैंने बताया था ना भी कि पूरा जो इंडिया था दो भागों में डिवाइड था, जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उसे ब्रिटिश इंडियन कहा गया, जहाँ पे रूलर रूल कर रहे थे, प्रिंस रूल कर रहे थे, उसको प्रिंसली स्टेट कहा गया। तो कह रहे इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू डैश पार्ट, क्या इंडिया कितने पार्ट में डिवाइडेड थे, अभी मैंने बताया कि इंडिया दो भागों में डिवाइडेड थे। नेक्स्ट है द स्टेट विच वर रूल्ड बाय द प्रिंसेस कॉल्ड द, जिस एरिया में जो प्रिंस रूल कर रहे थे उसे कहा गया था प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट है द प्रिंसली स्टेट वर कवर्ड डैश ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, कि पूरा जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था उस पे कितने परसेंट पे या कितने प्रोपोर्शन पे जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने कवर किया हुआ था। तो इसका आंसर है 1/3 एरिया जो था उन्होंने प्रिंसली स्टेट उस पे रूल कर रहे थे। नेक्स्ट है द रूलर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द, कि जो भी रूलर भारत के साथ मर्ज हो रहा था, मिल रहा था, उनको डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता था। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते थे, क्या उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था, क्या उन्हें पार्टनरशिप डीड कहा जाता था, ये ए एंड बी दोनों कहा जाता था, या नन कहा जाता था। इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो भी रूलर मतलब भारत के साथ मर्ज होते थे उनको एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता था, उसे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। द रूलर ऑफ हैदराबाद कॉल्ड, तो जो भी हैदराबाद का रूलर होता था उसको टाइटल होता था, उसे क्या बोलते थे, क्या उसको निजाम बोलते थे, रजाकार बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, या नन। जिसका आंसर है निजाम। डैश बिकम द नर्व सेंटर ऑफ द हैदराबाद मूवमेंट, आपको पता है कि जब हैदराबाद को इंटीग्रेट करने में हैदराबाद में क्या होता है, एक मूवमेंट हो गया था जहाँ पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो हैदराबाद की इस मूवमेंट में सबसे जो नर्व सेंटर था, मेन पॉइंट था, वो कौन सी जगह बन गई थी, तेलंगाना, हैदराबाद टाउन, कर्नाटका या नन। इसका आंसर है हैदराबाद टाउन जो था हैदराबाद मूवमेंट का मेन सेंटर पॉइंट बन गया था। फिर कह रहा है इस मूवमेंट पे जो फोर फ्रंट पे कौन लोग थे, तो डैश एंड डैश वर इन फोर फ्रंट ऑफ द हैदराबाद मूवमेंट। तो आपके पास ऑप्शन है कि कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस, क्या कांग्रेस और बीजेपी, सीपीआई और कम्युनिस्ट, या नन। तो इसका आंसर है कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस, ये दोनों लोग क्या थे इस मूवमेंट के फोर फ्रंट पे थे। डैश वॉज द महाराजा ऑफ मणिपुर, मणिपुर के जो महाराजा है उनका नाम क्या था, निजाम, हरि सिंह, बोध चंद्र सिंह, या अमन सिंह। तो इसका आंसर है बोध चंद्र सिंह। नेक्स्ट है कि डैश वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिया के कौन से पार्ट में पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर व्यक्ति होगा उसको वोट देने का जो अधिकार था, उसमें कौन सा स्टेट है, मणिपुर, कश्मीर, हैदराबाद, नन। इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शंस हुए थे। व्हेन मणिपुर मर्ज विद इंडिया, इंडिया के साथ मणिपुर कब मर्ज हुआ, सितंबर 1949 में।
नेक्स्ट है कि व्हेन इंडियन आर्मी मूव टू कंट्रोल निजाम फोर्स, आपने देखा कि हैदराबाद के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था क्योंकि वहां के जो निजाम जो रूल कर रहा था बहुत ही ज्यादा लोगों को अत्याचारी रूल कर रहा था, उसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उसमें किसानों ने, महिलाओं ने, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो वहां के जो रजाकार को निजाम ने जब भेजा था चीजों को कंट्रोल करने के लिए, वो इतना ज्यादा मतलब कम्युनल था कि जितने भी नॉन मुस्लिम लोग थे उनके साथ अत्याचार किया, महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनको मारा पीटा गया। तो सिचुएशन इतनी बद से बदतर होगी कि फाइनली वहां से क्या करना पड़ा, केंद्र सरकार को उसमें इंटरवेंट करना पड़ा। अब यहाँ से इंडियन आर्मी को भेजा गया ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो वही कह रहा है कि कब इंडियन आर्मी जो है निजाम के फोर्स को कंट्रोल करने के लिए निकली, तो याद रखना सितंबर 1948 में। अब यहाँ से आपको चीज याद करना है कि मणिपुर, देखो मणिपुर भी सितंबर 1949 में मिला और 1948 में, आप उसको रिलेट करना, दोनों सितंबर में हुए। पहले क्या हुआ, हैदराबाद में निजाम के फोर्स को कंट्रोल किया गया 1948 में, उसी महीने अगले साल 1949 में मणिपुर को भारत के साथ मिला लिया गया था। तो पहले हैदराबाद मिला था, फिर मणिपुर मिला था। ये आपको याद रखना, क्योंकि इंडियन आर्मी के जाते वहां पे कुछ दिनों तक संघर्ष चला, उसके बाद निजाम के जो वो थे निजाम को सरेंडर करना पड़ा और इसके साथ जो हैदराबाद है भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। तो कह रहा है कि फिर द डिमांड ऑफ विशाल आंध्रा मूवमेंट, आपने देखा कि जो कुछ तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनको सेपरेट एक स्टेट चाहिए था, जिसके कारण उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया था, विशाल आंध्रा मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। तो इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या था, क्या डिमांड था, जब कोई भी मूवमेंट होता है तो उसका पीछे एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो विशाल आंध्रा मूवमेंट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था कि आंध्रा को सेपरेट किया जाए, कर्नाटका को सेपरेट किया जाए, केरला को सेपरेट किया जाए, महाराष्ट्र को सेपरेट किया जाए। तो आंध्रा को नाम से समझ में आ रहा है विशाल आंध्रा है, तो आंध्र को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे मूवमेंट चला था। कह रहा है कि डैश वेंट फॉर इनडेफिनिट फास्ट टू सेपरेट आंध्रा। आपको पता है कि आंध्र जब हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने आजादी से पहले डिसाइड किया था कि ठीक है लिंग्विस्टिक जो है लैंग्वेज के बेसिस पे हम अलग अलग क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करेंगे। लेकिन जब आजादी मिल गई तो सिचुएशन बदल गई, धर्म के नाम पे भारत के दो टुकड़े हो गए थे। अगर हम लैंग्वेज को मुद्दा बना लेते तो भारत को ये लग रहा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों में सेपरेटिज्म की भावना ना आ जाए, अलगाववादी की भावना ना हो जाए। इसी कारण सोचा गया कि अभी इस चीज को यहाँ पे छोड़ देते हैं, बाद में इसको हम देखेंगे कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन इन फैसले को केंद्र सरकार के जो फैसले थे, जो वहाँ के लोकल नेता थे उनके द्वारा चैलेंज किया गया, एक आंदोलन स्टार्ट हो गया और कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आंदोलन को मतलब दबाया जाएगा और आंध्र प्रदेश को अलग एक सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाएगा तो वो क्या करेंगे, इनडेफिनेट फास्ट पे चले गए थे, अनशन पे चले गए थे। हालांकि उनकी बात को नहीं माना गया था। 56 दिन फास्ट में रहने के बाद उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद मूवमेंट काफी वायलेंस हो गया था। तो किस नेता के द्वारा इंडेफिनेट फास्ट पे गए थे ताकि आंध्र को सेपरेट कर दिया जाए? तो पॉटी श्री रामलू, गफार खान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है फर्स्ट पॉटी श्री रामलू। नेक्स्ट है कि द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर, किस साल में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट किया गया, ताकि देखा जाए कि भैया देश को जो स्टेट को किस तरह से मतलब अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाए, उसका क्या बेस होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये जो हुआ था 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था, जिनमें कहा था जो लैंग्वेज को बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, स्टेट को क्रिएट करना चाहिए। तो कह रहा है विच स्टेट वाज नॉट क्रिएटेड इन 2000। देखो 2000 में 3 नए स्टेट बने थे, इसमें झारखंड भी बना था बिहार से अलग होकर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर, बिहार नहीं बना था, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग होकर। तो कौन सा स्टेट है जो 2000 में नहीं बना था? ये तीनों बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल। तो क्या नहीं बना था? बिहार वो स्टेट है जो 2000 में नहीं बना था। नेक्स्ट है कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। जब पार्टीशन हुआ था तो उसके क्या परिणाम हुए थे? तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि लोग जो थे एक जगह दूसरी जगह भाग रहे थे, ऐसा हुआ था। रिफ्यूजी की प्रॉब्लम, शरणार्थी, कई शरणार्थी जो थे महीने और कई लोग तो सालों तक रिफ्यूजी कैंप पे रहे थे। माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम कि माइनॉरिटी जो थे, अल्पसंख्यक थे, वो कहाँ पर रहेंगे, अपने घर में वो क्या हो गए थे, विदेशी बन गए थे, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है कि ऑल ऑफ द अबव, सारे ही प्रॉब्लम जो थे फेस करने पड़े थे। नेक्स्ट है कि विच स्टेट क्रिएटेड इन 1960। 1960 में कौन सा स्टेट क्रिएट किया गया था? तो महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था, याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हेडेड बाय। जब इंटरिम गवर्नमेंट बना था तो उसका हेड कौन था? तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू जी, तो इसके मेनली हेड थे। नेक्स्ट है कि व्हेन गुजरात वाज कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे, जिसे मुंबई कहते, पहले से बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो बॉम्बे जो है उसको हटाकर कब, मतलब गुजरात को कब बॉम्बे से अलग किया गया था? इसका आंसर है 1960
1960 में 1960 में गुजरात को बॉम्बे से अलग किया था। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन कराची। जब मोहम्मद अली जिन्ना थे कराची में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दी थी वो किस दिन हुआ था? 11 अगस्त 1947, 12 अगस्त 1947, 13 अगस्त या 14 अगस्त? ज्यादातर बच्चों को 14 अगस्त लगता है, बट करेक्ट आंसर क्या है इसका? 11 अगस्त 1947। नेक्स्ट है कि जो अमृता प्रीतम थी वो प्रोमिनेंट पोएट थी कहाँ की? तो इसका आंसर है पंजाब की, वो बहुत ज्यादा फेमस पोएट, जिसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है कि मेघालय कार्ड आउट ऑफ असम, कि असम से मेघालय को कब अलग किया गया था? इसका आंसर है 1972। आपको पता है कि बाद में बहुत सारे अलग अलग स्टेट बने थे, तो कैसे कैसे बने, कब बनेगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेम द 2 प्रोविंस व्हिच वर आल्सो डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ के जो 2 स्टेट थे, यहाँ के लोगों को जो स्थिति थी वो ज्यादा दयनीय थी, तो कौन से ऐसे प्रोविंस थे जिसको डिवाइड किया गया था? पंजाब और बंगाल को गुजरात, और पंजाब को बिहार और बंगाल को नन। तो इसका आंसर है पंजाब और बंगाल को। इन लोगों की जो समस्या थी वो दूसरे स्टेट से ज्यादा समस्या थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऑन विच डेट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पुट इनटू प्रैक्टिस। कब प्रैक्टिस में इसको लाया गया था? तो इसका आंसर है नवंबर 1956 में। अपॉइंट 1953 में किया गया था, लेकिन जिसको बेसिकली जो यूज किया गया था प्रैक्टिस में लेके आए थे वो नवंबर 1956 में लेकर आए थे। तो कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल सेपरेट स्टेटस वाज गिवन टू JNK। जम्मू एंड कश्मीर को जो सेपरेट स्टेटस का दर्जा दिया गया था, जिसके कारण उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग फ्लैग था, हमारे जितने भी इंडियन लॉज थे वहां पे एप्लीकेबल नहीं होते थे, अगर वो चाहेंगे वो स्टेट तो ही हो सकता, अदरवाइज उनको फोर्सफुली नहीं था। तो ये कौन सा आर्टिकल था जो बिल्कुल उसको एक तरह से सेपरेट स्टेटस का दर्जा दे रहा था? तो आंसर है आर्टिकल 370। ये भी हर भारत के नागरिक को पता ही होना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि अब इसको हटा भी दिया गया। व्हेन आर्टिकल 370 जो एबॉलिश फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कब इसको हटा दिया गया? तो इसका आंसर है 5-6 अगस्त को, याद रखना आपको। और ये उस टाइम पे हटाया गया जब हमारे देश में जो गृह मंत्री अमित शाह थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। ये भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था कि जो इतने सालों से एक समस्या चली जा रही थी उसको फाइनली हटाकर दूसरे स्टेट की तरह कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड? आपको पता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था जहां पे देखा गया था कि आखिर स्टेट कैसे क्रिएट किया जाए, किसके बेसिस पे किया जाए। तो उसमें देखा गया कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाए और उसके बेसिस पे कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी बने थे। तो आंसर है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी उस टाइम पे बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से 1956 के बाद बहुत सारे नए नए स्टेट बने। बॉम्बे से गुजरात को अलग किया गया, असम से मेघालय को बनाया किया गया, उसके बाद उत्तरांचल बना और झारखंड बने, छत्तीसगढ़ बने। तो उसके बाद और भी बहुत सारे नए नए स्टेट देश के सामने आए। तो सभी का आपको याद रखना है कौन सा स्टेट कब बना, कब अस्तित्व में आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब बना, किस बेसिस पे बनाया गया। तो आई होप इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर के कवर हो गए। बाकी जो भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए विनिंग क्वेश्चन आपको अपलोड मिल जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।